मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए उसके 15 दिनों में उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंसाइज करने का जो संकल्प लिया है, उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने यूपी पीसीएस में लगातार 5 बार 140, 145 प्लस स्कोर किया है। मैंने यूपीएससी भी इंटरव्यू दिया है। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 130 प्लस रहा है। तो उस अनुभव के आधार पे मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 को अच्छी तरीके से कंसाइज वे में आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं हम पर्यावरण। मैं 5 से 6 क्लास में 20-20 मिनट के वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पर्यावरण टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसमें फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब कुछ रहेंगे। तो पहली चीज है पर्यावरण। पर्यावरण से तात्पर्य परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि से तात्पर्य चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ। चारों तरफ से हमारा घिरा हुआ जो आवरण है वो कहलाता है पर्यावरण। जैसे हम किससे घिरे हुए हैं? पहला भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या होते हैं? जैसे हम जल मंडल से घिरे हुए हैं, हम वायु से घिरे हुए हैं, हम मृदा से घिरे हुए हैं, हम स्थलाकृतियों से घिरे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण से भी घिरे हुए हैं। हम जैविक पर्यावरण से घिरे हुए हैं। जैविक पर्यावरण क्या? जैसे हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीजों से भी हम घिरे हुए हैं। तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, चाहे वो भौतिक घटक हो, चाहे वो जैविक घटक हो, चाहे वो सांस्कृतिक घटक हो। सांस्कृतिक घटक से तात्पर्य मनुष्य जो प्रथाएं, जो परंपराएं जो बनाता है वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण मनुष्य के चारों तरफ का जो आवरण है वो कहलाता है पर्यावरण, जिसमें भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक विभिन्न घटक आते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सीधे आएगा कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। तो पर्यावरण क्या है कि हमारे चारों तरफ जो भौतिक, जो जैविक, जो अजैविक घटक जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो उनमें अंतःक्रिया होती है, इस सभी का जो समुच्चय है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एक सूक्ष्म से लेकर एक बृहद तक हो सकता है। पर्यावरण एक सूक्ष्म यानी जीवाणु का भी हो सकता है, पर्यावरण एक वृक्ष का भी हो सकता है। और जब भी आप पर्यावरण देखोगे, हर स्थानों पर पर्यावरण में भिन्नता होती है। क्यों भिन्नता होती है? क्योंकि भौतिक घटक, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटकों में डिफरेंट होता है। जैसे आप देखेंगे कहीं पर वायुमंडल में डिफरेंस होता है, जैसे उसके तापमान में, जो उसमें विभिन्न गैसें हैं उसमें डिफरेंस होता है विभिन्न क्षेत्रों में। उसके अलावा जो जलमंडल है उसमें भी डिफरेंस होता है। जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, हर स्थानों में उनमें डिफरेंट होता है। अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो उसमें अलग होता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए है, जो आवरण भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक घटक है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। और इनका मुख्य कारक वही है कि भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक घटक। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण में जो घटक है उनका बात करते हैं। जैसे एक घटक है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। एक होता है तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण। तत्व कोई इंडिविजुअल कोई तत्व जैसे कार्बन है, ये हुआ तत्व। जबकि यौगिक यदि दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उन्हें कहा जाता है यौगिक, जैसे H2O। जबकि मिश्रण यदि विभिन्न तत्व आपस में विभिन्न, उनका कोई निश्चित अनुपात ना हो तो वे मिश्रण कहलाते हैं। तो वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। और इनमें विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर जेनॉन। तो आपको ये ध्यान देना है कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। हो सकता है कि वो पूछे सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, या हो सकता है पूछे उसमें सीक्वेंस क्या है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान,
हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ज़ेनान आदि तत्व पाए जाते हैं। और ये तत्व क्या है, एक एक क्रम में है, मतलब सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल की उपयोगिता। जैसे वायुमंडल में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, तो ये जो भौतिक घटक है ये मनुष्य को कहीं ना कहीं इन चक्रों के माध्यम से प्रभावित कर। जैसे कार्बन चक्र है तो कार्बन चक्र में क्या होगा कि जो जीवाश्म ईंधन का अपघटन होगा, जीवाश्म ईंधन का जो अपघटन होगा, जो मनुष्य अपने श्वसन से निकालेगा, जो ज्वालामुखी से निकलेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएंगे। इन वायुमंडल को जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे CO2 का उपयोग कर अपना भोजन बनाएंगे और वे कहीं ना कहीं मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बन चक्र में क्या है कि जीवाश्म ईंधन के दहन, श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन अवमुक्त होगा तथा उनका प्रकाश संश्लेषण करेंगे कौन, पेड़ पौधे। और इसके अलावा जो फाइटोप्लैंक्टन है वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग करेंगे। तो ये है कार्बन चक्र। जबकि ऑक्सीजन चक्र में क्या होगा कि जो भी पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं उन्हें मनुष्य अपने श्वसन में, जो जीव है वो श्वसन में उपयोग करते हैं। तो यह है ऑक्सीजन चक्र। अब आते हैं हम जलमंडल। जलमंडल लगभग 71% पृथ्वी का 71% जल से घिरा हुआ है और ये जलमंडल कहीं ना कहीं जल चक्र के माध्यम से मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जल चक्र में कैसे, जैसे सूर्य की रोशनी से क्या होगा कि जो सागर हैं, जो तालाब हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनसे क्या होगा, इनसे जल का वाष्पन होगा। जैसे अगर समुद्र का जल है तो इनका वाष्पीकरण होगा, जो पेड़ पौधे हैं इनसे वाष्पोत्सर्जन होगा, इनसे जो भी इनके वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन से फिर संघनन से बादलों का निर्माण होगा, फिर इनकी वर्षा होगी तथा यह वर्षा पुनः सागर में, पुनः तालाबों में संचय होंगे। इससे क्या होगा, इससे जल चक्र की प्रक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण में समस्या कहाँ आ रही है। तो पर्यावरण जो हमारा चारों तरफ घिरा हुआ घटक है, जैसे भौतिक घटक हमारे हैं, हमारे जैविक घटक है, ये कहीं ना कहीं इस समय प्रभावित हो रहे हैं। जैसे भौतिक घटक में क्या है, जैसे हमारे जल कैसे प्रभावित हो रहे हैं, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, भौम जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जल का अम्लीकरण हो रहा है, इसके अलावा सुपोषण हो रहा है। जबकि हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है, PM 2.5 में, PM10 पार्टिकल में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो हमारे जैविक घटक है उनमें क्या हो रहा है कि जो हमारे वन है उनका निर्वनीकरण हो रहा है, जो हमारी प्रजातियां हैं, जो हमारी देशज प्रजातियां वो विलुप्त हो जा रही हैं, वो प्रजातियों का दुर्व्यापार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भौतिक घटक है, जो हमारा जैविक घटक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और एक प्रक्रिया कहलाती है पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण अपकर्ष, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरणीय अपकर्ष। इनको रोकने के लिए 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक संकल्पना दी, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। क्योंकि विकसित देशों में माना जाता था कि आप जितना संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना ही आपका वृद्धि होगी, लेकिन क्लब ऑफ रोम ने 1972 में क्या किया, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी हर वृद्धि की एक सीमा होती है और उस वृद्धि की सीमा देखी जलवायु परिवर्तन के रूप में। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ संकल्पना दी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ या ब्रटलैंड रिपोर्ट, इन सबका एक सीक्वेंस दे सकता है। ठीक, तो 1972 में पहले आया क्लब ऑफ रोम,
और इनका लिमिट्स टू ग्रोथ। अब हम बात करेंगे सतत विकास, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने का सबसे मुख्य चीज है सतत विकास। सतत विकास क्या है कि आप संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करिए कि वह वर्तमान की आवश्यकताओं तो पूरा करे, भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करे। अर्थात हम जो संसाधन है, जो कोयला है, जो लोहा है, जो हमारे जल संसाधन है, उनका इतना अधिक प्रयोग ना करें कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध ही ना हो। तो 1972 में जब कलम रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ संकल्पना दी तो उनका उद्देश्य यही था कि हम संसाधनों का उतना ही उपयोग करें ताकि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। तो ये कहीं ना कहीं संकल्पना क्लब ऑफ रोम यानी लिमिट्स टू ग्रोथ में शामिल थी, परंतु सतत विकास जो शब्द है उसकी व्याख्या की गई 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। तो आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, और इस आवर कॉमन फ्यूचर जो शीर्षक से प्रकाशित की इस रिपोर्ट को कहा जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड रिपोर्ट जिसमें सतत विकास संबंधी जो सतत विकास अवधारणा थी, उसकी सतत विकास जो शब्द थे उसकी व्याख्या की गई। फिर क्या हुआ, 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। तो रियो जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी समिट, उसमें एजेंडा 21 और एजेंडा 21 यदि क्वेश्चन आएगा किससे संबंधित है तो एजेंडा 21 आएगा सतत विकास से संबंधित। तो 1992 में जब रियो या पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें एजेंडा 21 प्रदर्शित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम कैसे सतत विकास लक्ष्यों को, जिसमें सतत विकास की अवधारणा को ऐसे हम उसको प्राप्त कर सकें। इसके बाद इसके 10 साल बाद 2002 में रियो प्लस 10, यानी क्योंकि रियो में 1992 हुआ था तो रियो प्लस 10 2002 में, और कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में, क्योंकि यह भी किससे संबंधित था, सतत विकास से संबंधित था। अब आते हैं वर्तमान में 2000 से 2015 के बीच जो संकल्पना चल रही थी इससे संबंधित, उसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। लेकिन वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य संचालित किए जा रहे हैं और एसडीजी जो गोल था वो 2012 में यानी रियो प्लस 20, क्योंकि 1992 का जो रियो समिट था उसमें एजेंडा 21 सतत विकास से, उसके 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में, लेकिन 20 साल बाद उसको पुनः जब सतत विकास पर बैठक हुई तो उसमें प्रकाशित किया गया सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, हमें कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। और कितने सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 सतत विकास। तो एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य है 2012 के रियो प्लस 20 सम्मेलन में इसकी उद्घोषणा की गई कि हम 2015 से 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब हम 17 सतत विकास लक्ष्य देखेंगे क्योंकि हमेशा आयोग इसको पूछता है। तो पहला है गरीबी, यानी हम गरीबी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, गरीबी। भूखमरी, दूसरा क्या है, भूखमरी। तो पहला है गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य एवं वेलबींग होना चाहिए। चौथा है शिक्षा। तो पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा शिक्षा। और पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, मतलब लिंग समानता होना चाहिए। तो पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा और पांचवा जेंडर इक्वलिटी। और छठवां है जल एवं स्वच्छता, यानी जो सिक्स है वो किसकी बात करता है, स्वच्छ जल की और स्वच्छता की बात करता है। जबकि सातवां जो है वो ऊर्जा की बात करता है, यानी हमारे पास स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए। तो छठा क्या है, छठा सफाई की बात करता है, स्वच्छ जल की बात करता है। सातवां स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। आठवां डिसेंट वर्क एवं इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो वर्क हो, जो कार्य हो वो सही हो और हमारी आर्थिक समृद्धि हो। और नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 3I। 3I यानी नौवां क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है जो क्षेत्रीय प्रादेशिक असमानताएं हैं उनको समाप्त करना है। तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य,
चौथा शिक्षा, पांचवा लिंग समानता, छठवां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां ऊर्जा, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10वां है प्रादेशिक असमानताओं को कम करना है। 11वां है संधारणीय शहर। 11वां क्या है? एक एक यानी संधारणीय शहर, यानी शहर, संधारणीय क्या है? शहर, और सामुदायिक विकास। तो 11वां क्या है कि संधारणीय शहर यानी सतत शहर, यानी जो हमारी स्मार्ट सिटी मिशन हो कहीं ना कहीं स्वच्छ, जो हमारी सतत विकास लक्ष्य 11 से प्रभावित है। तो 11 क्या है? सतत शहर एवं सामुदायिक विकास। 12वां क्या है? हमारा जो उत्पादन एवं उपभोग होना चाहिए वो संधारणीय होना चाहिए। तो हमारी कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो इससे प्रेरित है। 13वां जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन से 13वां। 14 क्या है? जल के नीचे जीवन, 14 जल के नीचे जीवन, 15 स्थल के ऊपर जीवन, 16वां शांति, और 17वां सामूहिक कार्रवाई। ठीक, तो पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लिंग समानता, छठवां स्वच्छता एवं जल, सातवां ऊर्जा, आठवां डिसेंट वर्क एवं इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि और सभ्य कार्य, नौवां इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां प्रादेशिक असमानता को कम करना, 11वां संधारणीय शहर एवं सामुदायिक विकास, 12वें में हम क्या करेंगे? हम संधारणीय उत्पादन और उपभोग करेंगे। 13वां जैसे कोई व्यक्ति मर जाता तो क्या होता, तो उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि वो मृत्यु के समान है, यानी 13वां जलवायु परिवर्तन। फिर जल के नीचे जीवन यानी 14, 15वां स्थल के ऊपर जीवन, 16वां शांति और 17वां सामूहिक कार्रवाई। अब आते हैं यूपीपीसीएस लगातार पूछता है सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान। सतत विकास लक्ष्य, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनएसडीएसएन, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, यानी यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास जो समाधान नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन की, उसके द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। और सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 2023, 2024 और 2025, यानी आप देखेंगे 2023 में भारत का स्थान 112, 2024 में 109 और 2025 में 99, यानी पिछले 3 सालों में भारत के सतत विकास रिपोर्ट में, सतत विकास लक्ष्य में भारत में सुधार हुआ है। और भारत का सतत विकास जो लक्ष्य है जो 2025 में भारत का रैंक है वो 99 है। तो हम पुनः एक बार रिवीजन करते हैं कि पर्यावरण क्या है। हमारे चारों तरफ के जो भौतिक घटक, जो जैविक घटक, जो सांस्कृतिक घटक हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण एक सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर तक हो सकता है, एक लघु जीवाणु से वह वृक्ष है और भी विभिन्न समुदाय तक हो सकता है। और जब भी हम पर्यावरण देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण में विभिन्नता पाई जाती है, यानी जो भौतिक घटक है यानी जल कैसा होगा, वायु कैसी होगी, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे होंगे उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। फिर हमने देखा कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जेनान है। फिर हमने देखा कि कैसे कार्बन चक्र में क्या होता है, जब भी जीवाश्म ईंधन का आप दहन करोगे मनुष्य शोषण करेगा, ज्वालामुखी से जो गैसें निकलेंगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाएगा और उन्हीं वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पेड़ पौधे फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करेंगे, इससे कार्बन चक्र। फिर हमने देखा ऑक्सीजन चक्र कि मनुष्य जो भी ऑक्सीजन को कैसे कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन जो फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन को निकालते हैं मनुष्य उनको शोषण में उपयोग करता है। ठीक, फिर हमने देखा जल मंडल में कि जैसे जल, क्योंकि मनुष्य के लिए जल आवश्यक है, पेड़ पौधे क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो जल को अपने मूल रूप के माध्यम से जाइलम के माध्यम से जल का क्या करेंगे, अवशोषण करते हैं। तो पहले जो भी समुद्र है, जो भी आर्द्र भूमिया, उससे जल का वाष्पीकरण होगा, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर जल से बादल बनेंगे, उससे संघनन होगा, वर्षा होगी। यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा के कारण ही वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है।
फिर हमने देखा कि पर्यावरण इतना हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन समस्या क्या आ रही है? पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और क्यों आ रही है? क्योंकि मनुष्य की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। हम जल प्रदूषण, हमने भूमि प्रदूषण किया, हमने वायु प्रदूषण किया, हमने पेड़ पौधों जीव जंतुओं के हमने आवासों को काटा, हमने उनका अवैध दुर्व्यापार किया, कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। और इसलिए जो संकल्पना धीरे धीरे उभर आ रही है वो है सतत विकास। यानी सतत विकास से तात्पर्य हम अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसको संचित रखें। यानी वह न केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, अपितु हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी आवश्यकताओं की पूरा करे। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की संकल्पना दी कि विकास की सीमाएं होती हैं, क्योंकि विकसित देशों में यह अवधारणा थी कि हम जितना संसाधनों का प्रयोग करेंगे उतना विकास होगा। लेकिन वह संकल्पना सही हुई, जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ओजोन डिप्लेशन के रूप में देखा गया। फिर सतत विकास की धीरे धीरे अवधारणाएं बढ़ती रही। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा गया। और कब? 1987 में। उसमें सतत विकास शब्द की व्याख्या की गई। उस रिपोर्ट और आईपीसीसी के रिपोर्ट के आधार पे 1992 का रियो सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। उसमें एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया और एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। फिर 10 साल बाद रियो प्लस 10 आयोजित किया गया, क्योंकि रियो 1992 हुआ, तो 10 साल बाद रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग में, वो भी सतत विकास से संबंधित था। 20 साल बाद पुनः रियो प्लस 20 स्थापित किया गया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य की हम 17 सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 के बीच में प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला था गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता एवं स्वच्छ जल, ऊर्जा, डिसेंट वर्क एवं इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां था इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां था प्रादेशिक असमानता को कम करना। 11वां था संधारणीय शहर एवं सामुदायिक विकास। 12वां था संधारणीय उत्पादन और उपभोग। 13वां था जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा। 14वां था जल के नीचे जीवन। 15वां स्थल के ऊपर जीवन। 16वां था शांति और 17वां था सामूहिक लक्ष्य। इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी यूएनएसडीएसएन सतत विकास रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें भारत की पिछले 3 सालों में जो लक्ष्य में जो भारत की स्थिति में उसमें सुधार हुआ। 2023 में भारत का स्थान 112, 2024 में 109 और 2025 में 99 था। तो अब समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे इकोसिस्टम, उसको 20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम 6 से 7 वीडियो में इन्वायरमेंट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ताकि पीवाईक्यू भी उससे हो जाए। हम पीवाईक्यू भी एनालाइज करवाएंगे, ताकि आप इन्वायरमेंट में, क्योंकि यूपी पीसीएस में एसीएफ आरएफओ जो वैकेंसी 2018 में थी तब 25 से 30 क्वेश्चन, इस बार भी संभावना है। तो एक बड़ा स्कोप इसका रहेगा कि 20 से 25 क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो हमें अच्छे से ना केवल इसको डिस्कस करना, अभी तो पीवाईक्यू भी कंप्लीट करना है।